हेलो एवरीवन। वेलकम एवरीवन। नमस्ते। नमस्ते। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार सीरीज के पार्ट 7 में, कहानी सन 57 से 47 तक। अगर आपने अभी भी हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे पहला रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गो बैक टू आवर चैनल एंड वॉच ऑल दूस प्रीवियस पार्ट्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए टू गेट मच मोर इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन, ताकि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। दोस्तों, हमने ये सीरीज चालू करी है सन 57 से 47 तक की कहानी। प्रकाश दुबे जो कि एक हिस्टोरियन है, और हम इन पूरे इतिहास को हम कहानियों के माध्यम से समझ रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी जिसकी वजह से एक महान घटना घटी जिसको हम आजादी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रकाश, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैप्टर 7 में। थैंक यू। लास्ट लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा प्रकाश, आपने बताया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे नरम दल और गरम दल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस बन रहे हैं, और कैसे धीरे धीरे सावरकर भी यहाँ पर रोल में आ चुके हैं। राइट। इसी कहानी को अगर हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि और क्या क्या एक्टिविटीज इसी में कंटिन्यू हो रही हैं, और ये कौन सा मैं चाहूंगा एक चीज और कि आप बीच बीच में ईयर जरूर बताते जाए कि कौन सा साल चल रहा है, ताकि हमारे दोस्तों को पता चले कि भाई हम इस साल में हैं। राइट, श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग भारत के इतिहास के में 20th सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं। जितने लोगों को नहीं पता, तो 20वीं सदी जब हम बोलते हैं तो वो शुरू होता है साल 1900 से। 1900 से भी वो शुरू होगा, और फिर वो 1999 तक 20वीं सदी रहेगी। तो इसके बाद 21वीं सदी जिसमें हम लोग जी रहे हैं। फिर नेशनलिज्म अपने पीक में था। आप जो डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन की जो बात कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल के नेता थे, अब वो बोल रहे थे कि हम लोग को डायरेक्ट इंटरवीन करना चाहिए। अब हम लोग को कोई पेटिशंस नहीं लिखनी है, हम लोग को अंग्रेजों से बातचीत नहीं करनी, हम लोग को डायरेक्ट इंटरवेंशन करना, हम लोग को स्वराज की बात करनी। इसी समय स्वराज, जो पूर्ण स्वराज था, जो टोटल इंडिपेंडेंस था, उसको आते आते 1930 लग जाएंगे। बट जो स्वराज की जो सुगबुगाहट थी कि हम लोग को खुद से रूल करना है, वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के रहते हुए, हम लोग जो अम्ब्रेला होता है ब्रिटिश के अम्ब्रेला के अंदर, ये जो स्वराज की सुगबुगाहट थी, उसकी शुरुआत 1895 से हुई थी, वहां पे जब एक स्वराज बिल लाया गया था। अभी तक हम लोग को पता नहीं है कि वो किसने लाया था, एक एनोनिमस था वो बिल। बट कई लोग बोलते हैं कि वो तिलक के द्वारा ही लाया गया था। उसमें हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री है वो 1895 तक जाती है। जो नेशनलिज्म था, थ्रू गणेश पूजा, थ्रू शिवाजी महाराज की जो पूजा करना, और थ्रू वेरियस अदर मीन्स, जैसे लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, उसके द्वारा ये लोग अब फैलाना चालू कर दिए थे। बिल्कुल। और इस बीच अंग्रेज सरकार, जिसको हम बरतानिया सरकार के नाम से भी जानते हैं, ये बरतानिया सरकार का क्या बर्ताव था इन सब चीजों को लेकर के? बिकॉज कहीं ना कहीं उनका भी तो रिएक्शन हो ही रहा होगा। वेरी ट्रू। और अंग्रेज सरकार इन सब के बीच बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। बिकॉज अब वो लोग देख रहे थे कि जो एक नेशनलिज्म है वो ग्रो हो रहा है, और सब सारे वर्ग में जा रहा है। बिकॉज जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ये ऐसे क्षेत्र से आते थे और ऐसी बोली बोलते थे, रीजनल लैंग्वेज बोलते थे, तो इनका जो फैलाव था, इनका जो स्प्रेड था, वो बहुत ज्यादा था। तो इसी को कर्टेल करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली। 1903 से ये लोग जो बंगाल है उसके पार्टीशन की बात कहना चालू कर दी। जो हुआ जाके 1905, बस 1903 से ही गुड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन का जो मुखौटा था ब्रिटिश जिसमें माहिर थी, उसका नाम लेके ये लोग बंगाल का पार्टीशन करना चाहते थे। बट रियल इंटेंशन ये था, जो दो मेन इसके कारण थे पार्टीशन करने के और नेशनलिज्म के भी, वो था लैंग्वेज और रिलीजन। तो वेस्ट बंगाल, जो आज का वेस्ट बंगाल, और ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच में ब्रिटिश सरकार पार्टीशन करना चाहती थी। क्यों? बिकॉज लैंग्वेज जो एक ऐसी चीज होती है जो सबको एकत्रित करके रखती है। वेस्ट बंगाल में उस यूनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि वेस्ट बंगाल से इन्होंने उड़ीसा को और बिहार को मिला दिया। इससे ये हुआ कि जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे वो अब एक माइनॉरिटी, वो अब कम हो गए थे। उसी तरह ईस्ट बंगाल में क्या हुआ कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो वहां पे इन्होंने कम्युनल कार्ड खेलते हुए वहां पे हिंदू को माइनॉरिटीज में रख दिया। यहाँ पे लैंग्वेज और कम्युनल दोनों वार करते हुए यहाँ पे ब्रिटिश ने इन लोग को अलग कर दिया और इनके नेशनलिज्म को तोड़ने की कोशिश करी। ओके, बिल्कुल।
तो जैसा कि आपने बताया कि पार्टीशन की शुरुआत 1905 में ही हो गई थी, जहां इन्होंने, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पहले इसे इन्होंने डिवाइड किया, जो हमारे भारत देश का ही एक अंग था। तो पहला घाव तो इन्होंने यहाँ पर दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस घाव के बाद, इस पार्टीशन के बाद, क्या रिएक्शन था एंटायर इंडिया के जितने भी चाहे वो मॉडरेट हों, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हों, उनका क्या रिएक्शन था यहाँ? राइट। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि मैंने जहां तक सुना है कि शायद जब ये विभाजन हुआ तो बहुत दर्द भरा था। टैगोर जी ने भी बहुत दर्द अपना व्याप्त किया गंगा नदी में। तो ये कहानी के पीछे क्या है, थोड़ा इसको आप इलेबोरेट करो मेरे लिए। वेरी ट्रू। जो एक यूनिटी थी हिंदू मुसलमानों में, वहां पे उसको तोड़ने की कोशिश की गई। और जैसा आपने सही कहा कि गंगा नदी में जाके डुबकी लगाया, वहां पे एक दूसरे के हाथ में राखियां बांधी, और यहाँ पे लिटरेचर ने और आर्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे आपने बताया, कल रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती भी थी, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर गीत भी लिखा, अमार सोनार बांग्ला, जो इस समय वहां का नेशनल एंथम भी है। यहाँ पे भारत माता की इमेज भी बहुत पॉपुलर हुई, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी, जहाँ पे भारत माता को एक हाथ से फसल लेते दिखाया गया, तो वो पूरा डिस्क्राइब किया गया। आप ऐसे फोटो देखेंगे। तो अब आर्ट और के थ्रू भी अब यहाँ पे धीरे धीरे जो एक वो था, एक पेन था, वो निकलने लग गया था। सो यहाँ पे जो रिएक्शन की बात आती है इंटरनेशनलिज्म की, तो स्वराज की बात एक मॉडरेट्स ने कर दी थी, बट उसको एक स्टेप बढ़ाते हुए जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग बोल रहे थे कि ये जो स्वराज की जो बात है, वो हम लोग सिर्फ स्वराज न रख के इस यहाँ पे बॉयकॉट भी लाए। तो स्वराज मतलब सेल्फ रूल प्लस बॉयकॉट। यहाँ पे हम लोग बॉयकॉट करने वाले थे जो विदेशी कपड़े थे, जो विदेशी एजुकेशन था, जो विदेशी इंडस्ट्रीज थी। इसी बीच जो पीसी रे करके हैं, उन्होंने बंगाल केमिकल्स लगाया, जो बनाते थे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कोविड के टाइम पे बहुत फेमस थी दवाई, वो उन्होंने बनाई थी उस समय। एक साउथ में यहाँ पे आया कि जो चिदम्बरम पिल्लई थे, पहले हमारे जो नेविगेशन था वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। वे चिदम्बरम पिल्लई जी ने स्टीम इंजन और नेविगेशन के रूट खोले, और वहां से फिर एक जो होता है ना आत्मनिर्भर वाली फीलिंग जो हम लोग बोल रहे हैं, वो उस समय आई। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनने चालू हुए, और कपड़ों की जो खादी का है, खादी का चलन उस समय चालू हुआ। सो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लेते गए। तो अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो जो स्वराज और बॉयकॉट था, वो लोग चाहते थे ये पूरे इंडिया में फैले, पूरे देश भर में फैले, बंगाल तक नहीं सिमटी। इसी कारण से कहीं ना कहीं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक लड़ाई भी हुई। तो नॉर्थ में भी तो लाला लाजपत राय जी भी एक्टिव रहे होंगे, उनके उनका कुछ रोल थोड़ा सा राइट, एक्सप्लेन करिए आप। राइट, राइट, राइट। सो नॉर्थ में लाला लाजपत राय जी और अजीत सिंह जी। अजीत सिंह वही जो भगत सिंह के अंकल थे, तो इन लोगों ने भी बहुत चढ़कर इसमें पार्ट पार्ट लिया, और ये दोनों कहीं ना कहीं आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे एक जो रिवाइवलिज्म का फैक्टर था, वो भी नेशनलिज्म से मिल रहा था। अजीत सिंह यहाँ पे एक जो पगड़ी संभाल जो मूवमेंट था पंजाब में, नॉर्थ में, वो भी उसको लीड कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय ये लोग भी बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो बहुत सारे लीडर, और बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंदो घोष जी थे वेस्ट बंगाल से। सो इन्होंने बहुत सारा काम किया, और पूरे जो नेशनल की जो फीलिंग थी, वो एक आगे लाके रख दी। एक वो पार्टीशन को वो लोग पूरी तरीके से एनल करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। मतलब इंटायर इंडिया इस बार लगा हुआ है चारों तरफ से। राइट। तो ये तो एक पार्ट समझ में आ गया, यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो रही हैं कि भाई पार्टीशन हुआ बंगाल का, फिर उसके बाद इंटायर इंडिया में मूवमेंट चल रहा है। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी समझ सुनाई देता है कि शायद फिर आगे चल करके नरम दल और गरम दल में चीजें बहुत एक अलग लेवल तक बिगड़ती हैं। तो राइट। उसका वो स्टोरी अब आप मेरे को बताइए, और ये कौन सा एरा है अभी? राइट। 1905 है, कौन सा एरा है ये? सो ये जो मूवमेंट चल रहा था स्वदेशी बाइकॉट, ये 1905 से शुरू हुआ। 1906 1907 में अपने पीक में था। इसी बीच जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि 3 दिवसीय कार्यक्रम चलता था कांग्रेस का। सेशन होता था ठंडी के दिनों में, बढ़िया सब लोग मिलते थे। तो 1905 के सेशन की बात करें, अब मैं बता रहा हूँ पैरेलल ये मूवमेंट चल रहे हैं। और यहाँ पे 1905 में दिसंबर में इन लोग की मुलाकात होगी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये लोग चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इनको लीडरशिप मिले, बट कोई नहीं। मॉडरेट्स के लीडर आए, गोपाल कृष्ण गोखले। 3 दिन का सम्मेलन हुआ। फिर जो रेजोल्यूशन पास हुआ, वहां पे इनको एज मिली, और स्वराज को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, हम स्वराज पे काम करेंगे। बात आती है 1906 की। 1906 में अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे, वो पूरा बढ़ चढ़ के चाहते थे कि तिलक
हमारे प्रेसिडेंट बने, बिकॉज प्रेसिडेंट बनने से क्या होता है कि उनकी बात ज्यादा अच्छे से रखी जाती है, और जो रेजोल्यूशन पास होता था 3 दिन बाद, उसमें जो प्रेसिडेंट क्या है उसका बहुत ज्यादा मान रखा जाता था। बट मॉडरेट लीडर्स ने क्या किया कि यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को उनके सामने खड़ा कर दिया। अब दादा भाई नौरोजी इतने स्टालवर्ट लीडर थे, जब बाल गंगाधर तिलक जी पैदा भी नहीं हुए थे वो तब से राजनीति कर रहे थे। 1850 से वो एकदम से आगे थे राजनीति में, ब्रिटेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन के आए थे। तो उनके सामने इन्होंने समझा कि यार सही नहीं रहेगा खड़े रहना, और ये यहाँ पे वहां से हट जाते हैं। बट यहाँ पे रिजोल्यूशन फिर पास हुआ और एक्सट्रीमिस्ट ने ये दबाव डाला कि हम स्वदेशी और बाइकॉट को ज्यादा आगे रूप से रखेंगे और इसको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और पार्टीशन के अगेंस्ट खड़े होंगे। मतलब कि द ग्रेट ऑफ इंडिया 1906 में खड़े होते हैं कांग्रेस की लीडरशिप ले। ठीक है, आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए, जो अभी आपने बताया कि भाई क्योंकि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, एज वाइज एक्सपीरियंस वाइज वो खड़े हुए, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने विड्रॉ कर लिया। बट आज की अगर अपन बात करें, आज का सिनेरियो देखें, तो ये बहुत ही अजीब बात लगती है, तो आज ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये दर्शाता है उस समय के एथिक्स को, उस समय के जो मोरल वैल्यूज थे, भले ही उनके विचार अलग थे, लेकिन उनका सबका सपना एक था, हमारे भारत देश की आजादी। तो उन्होंने, अगर मेरे हिसाब से अगर उनको लगा कि भाई अगर चलो ठीक है, अगर ये पर्सन खड़े हो रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए, वो पीछे हट गए। ठीक है, ये यहाँ तक तो हमें समझ में आता है। अगर हम इसके फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो एक यहाँ पर एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं सूरत स्प्लिट। ये सूरत स्प्लिट क्या है, थोड़ा सा इसको आप सभी के लिए थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो चल रहा था स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, सब जगह बात आती है 1907 की। 1907 में यह तय किया गया एक्सट्रीमिस्ट द्वारा कि इस बार तो हमारे जो अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस अधिवेशन के, वो तो हम अपने एक्सट्रीमिस्ट को लीडर को ही बना के रखेंगे, तिलक जी को ही बनाएंगे। सबसे पहली बात आती है कि ये होगा कहाँ, क्योंकि जिस एरिया में ये होना होता है वहां का प्रेसिडेंट वहां का नहीं हो सकता, ये वहां का रूल था उस के कांग्रेस का। सो बात चली कि ये सूरत में होगा या फिर नागपुर में होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सूरत में होता तो वहां पे बाल गंगाधर तिलक जी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। और अगर नागपुर में होता तो ये बन सकते थे, और ये एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नागपुर में हो, बिकॉज वो सेंट्रल प्रोविंस में आता था। बट यहाँ पे फिर से मॉडरेट्स की जीत हुई और उन्होंने जो सेशन था वो सूरत में करवाया। ठीक है, मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट को मनाने के लिए ये बोला कि हम जो पहली स्पीच है वो हम तिलक जी को देंगे। बट जब अधिवेशन चालू हुआ 3 दिन का, तो वहां पे स्पीच न देके सीधे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होना चालू हो गए, और वहां पे चुना गया राज बिहारी घोष जी को एज अ प्रेसिडेंट। एक्सट्रीमिस्ट सारे 3 मिलाए हुए थे, जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि ये क्या हो रहा है हमारे लीडर्स का, बिकॉज टिल द टाइम 1907 ये जो मूवमेंट था ये बहुत बढ़िया था, और इनकी जो लोकप्रियता थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी, इनफैक्ट मॉडरेट लीडर से ज्यादा हो गई थी इनफैक्ट। तो सब लोग बैठे थे डायस पे, एकदम मंच सजा हुआ था कि उसी समय एक चप्पल आती है सामने से और राज बिहारी बोस जी के कानों के बाजू से निकल जाती है। सब जगह सन्नाटा था, और देखते ही देखते पूरे जो मंच था, जो पूरा जो स्टेडियम था, जहां पे पंडाल के नीचे, वहां पे अफरा तफरी मच गई। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स एक दूसरे से भिड़ गए। देखना होना क्या था, पुलिस आई, पुलिस ने जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनको जाके जेल में भेज दिया, और मॉडरेट्स ने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को अपने जो कांग्रेस से निकाल दिया। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए अच्छा हुआ, जो उनको हानि पहुंच रही थी इस मूवमेंट से, वो तो उनके बिना दबाए ही ये जीत दब गई। होना क्या था, बाल गंगाधर तिलक जी को जो पिछले किसी केस में सेडिशन के चार्ज में 6 साल के लिए रंगून भेज दिया जाता है। लाला लाजपत राय जी जो अकेले पड़ गए थे सॉर्ट ऑफ, वो यूएसए चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि कहीं ना कहीं एक दमनकारी किसी न किसी केस में फंसा के उनको भी जेल भेज देंगे, तो वो फ्यूचर की सोचते हुए यूएस चले जाते हैं। अरविंदो घोष जो बहुत बड़े नेता थे, उनको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जो भी जिसके बारे में आगे बताऊंगा, उसमें फंसा के उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। बचते हैं बेचारे बिपिन चंद्र पाल, वो 1-2 महीना कुछ महीनों काम करते हैं, बट समझ जाते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ वीआरएस ले लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन जो इतना बढ़ रहा था, जो लग रहा था कि कहीं इसी से ना आजादी मिल जाए, एक पॉलिटिकल वैक्यूम आने के कारण ठंडा पड़ जाता है, और मॉडरेट लीडर्स की इतनी कोई छवि, मतलब इतना एक पॉपुलैरिटी थी नहीं कि वो आगे बढ़ पाता। इसी के साथ 1908 में जो स्वदेशी मूवमेंट था उसका एंड हो जाता है। सो जैसा कि आपने अभी तक बताया कि भाई ये जो सूरत स्प्लिट हुआ, इस स्प्लिट के बाद अंग्रेजों ने एकदम से इस पूरे मूवमेंट को, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट जो कि शायद
भारत की आजादी दिलवा सकते थे उस समय, ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया, राइट। सबको इन्होंने अलग अलग कर दिया और पूरा मूवमेंट दबा के रख दिया। अब मेरा आपसे अगला ये क्वेश्चन है कि चलो मूवमेंट ये दब गया, बट जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी मूवमेंट हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता, राइट, उसमें वेरी ट्रू। कुछ ना कुछ पॉइंट्स या चिंगारी होंगी जो आगे बढ़ के निकल रही होंगी। तो राइट। यहाँ पर इस मूवमेंट के बाद की क्या एक्टिविटीज हुई एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से? सो जैसा कि आपने पूछा, जो इसका सिग्निफिकेंस था, ये एक लीड करता है कि हमारी जो आइडियोलॉजीज हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे जाके काम कर सकते हैं। आगे आने वाले समय हम देखेंगे, जब गांधी जी आए तो उन्होंने यही किया, जो इनकी जो कमियां थी उससे सीख लिया। बिकॉज अगर आप ध्यान देंगे तो 2 से 2.5 साल 3 साल ये मूवमेंट चला, और गांधी जी की यही एक टेक्निक हुआ करती थी कि वो कोई भी मूवमेंट इतना लंबा नहीं खींचते थे, क्योंकि उनको पता था कि एक जो एनर्जी होती है मूवमेंट की, वो बहुत लंबी नहीं चल सकती। तो इसी से वो सीखते हैं। अब सेकंड बात रही कि जो उस समय एक्टिविटीज चल रही थी, जो इन्हीं में से जो रेवोल्यूशनरीज थे, एक्सट्रीमिस्ट से ही जो रेवोल्यूशनरीज थे, एक्सट्रीमिस्ट जो बोलते थे कि हम ये करेंगे, वो लोग बोलते थे कि हम गोले बारूद बम से ये काम करेंगे। तो मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था, जो वीर सावरकर थे वो अब लंदन पहुंच गए थे, और वहां पे उन्होंने एक श्याम जी कृष्ण वर्मा, वहां पे उनकी स्कॉलरशिप के अंदर ये पढ़ाई करना चालू कर दिए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी जो थे, वहां पे वो इंडियन हाउस चलाते थे, सोचिए, लंदन में। और वहां पे जितने भी यंग इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको बुलाते थे, उनको यही जो रेवोल्यूशंस की बात है उनको बताते थे, उनको पढ़ाते थे, और उनके अंदर एक देश प्रेम की भावना जगाते थे। तो वहां पे सावरकर जी की मुलाकात होती है। मदन लाल ढींगरा थे। मदन लाल ढींगरा वही थे शख्स जो एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दिए थे। तो मतलब एक जो रेवोल्यूशनरी जो टेंडेंसीज थी वो अब राइज हो रही थी। दूसरा नाम जो सामने आता है वो है अनंत कन्हारे का। अनंत कन्हारे जो व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिशियल को गोली मार दी थी। और फिर ये क्वेश्चन उठा कि ये जो गन मिली है इनको कहाँ से मिली है, बिकॉज आर्म्स एक्ट के तहत इंडियंस जो थे वो गन्स नहीं रख सकते थे। सो ये बात पता चला कि जो गन है वो इंपोर्ट होके आई है लंदन से। तो ये जो तार थे वो जुड़े जाके विनायक दामोदर सावरकर से। पता चला कि उन्होंने ये गन दिलवाई थी, और फिर सावरकर जी को पकड़ा गया कि ये जो कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें फंसाया गया। उनके ऊपर केस चलता है और उनको रिगरस इम्प्रिजमेंट। मतलब काफी तेजी से, मतलब बहुत ही रेगरसली उसको दबाया गया। बट यहाँ पर खुदीराम बोस का भी एक, शायद मैंने सुना था कि शायद उन्होंने भी राइट, राइट, गोली। राइट। सो पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं कि जो इतनी इम्प्रिजमेंट दी गई, आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन्होंने ऐसी क्या एक्टिविटी करी होगी कि इनको इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दी गई थी, वो भी जो सबसे हार्श पनिशमेंट थी। वहां पे सिर्फ सनलाइट आ सकती थी और थोड़ी सी क्या बोलते हैं, हवा। सो यहाँ पे उनको पनिशमेंट दे दी गई। अब हम सावरकर जी के बारे में आगे जानेंगे कि फिर उन्होंने क्या किया। फिर मैं आता हूँ, एक और जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई वो थी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अलीपुर में एक जो ब्रिटिश ऑफिसर्स का काफिला जा रहा था वहां पे बम फेंक दिया, और ब्रिटिश ऑफिसर्स की डेथ ना होकर उनके कुछ फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई थी। जब जब फिर से तार खुले कि ये इनको बम कहाँ से मिला, तो फिर से लिंक गए अरविंदो घोष के पास। अरविंदो घोष वही थे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और स्वदेशी मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। अरविंदो घोष के ऊपर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस लगाया गया, उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, और उनको उनको भी जेल में डालने की तैयारी की गई। तो लगातार जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी और जो एक्सट्रीमिज्म का जो आंदोलन चल रहा था वो कंटिन्यूसली साथों साथ चलते जा रहा था। जो लोग विश्वास रखते थे कि बम से आजादी मिलेगी, गोली मार के आजादी मिलेगी, वो लोग वो काम कर रहे थे। और आगे आने वाले समय में 1915 तक में ये लोग बहुत बड़ा एक आंदोलन करते हैं, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, और आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि गांधी जी का भी कैसे राइज हो रहा है साउथ अफ्रीका में। बिल्कुल, और आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि अंग्रेजों का एक और मास्टर स्ट्रोक क्या था, जिसकी वजह से एक नया लीग बनता है जिसे हम कहते हैं मुस्लिम लीग। और राइट। कैसे उन्होंने इस चीज को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो हम लोग बहुत ही इजीएस्ट मैनर में बोल देते हैं, कैसे ब्रिटिशर्स ने उसको जाके अंदर तक भारत को एकदम बर्बाद करने के लिए यूज किया, और कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए। राइट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे यहाँ तक का पार्ट बहुत पसंद आ रहा होगा और आप हमें प्यार बनाए रखेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जो भी हम यहाँ पर प्रकाश आपके साथ चीजें शेयर कर रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है प्लीज पूछिए। सेकेंडली, समटाइम्स हमारे वीडियो थोड़ा लंबे हो जाते हैं, ये इसलिए रखे जाते हैं दोस्तों बिकॉज वी डोंट वांट टू मिस एनी इंसिडेंट। आजादी कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है,
इट्स अ रियल स्टोरी, और रियल स्टोरी में मेरा ये पर्सनली मानना है, और जहां तक मुझे लगता है प्रकाश का भी यही मानना है, कि हर हीरो को उसकी जगह जरूर मिलनी चाहिए। और क्या करे, हमारे भारत देश में बहुत हीरो है, वी शुड फील प्राउड ऑफ इट। कहानी सन 57 से 47 तक में आप बने रहिएगा। ये था पार्ट 7। पिछले सभी पार्ट आप जरूर देख लीजिए, सो दैट यू कैन गेट द लिंक ऑफ इट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते जाए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू इंट्रोड्यूस यू इन अ न्यू मैनर फाइट एंड लेगेसी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। राइट। तो मुलाकात होगी कल प्रकाश दुबे और दीपक दुबे के साथ। विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।